नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूं सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका जो है रिवीजन भी अच्छा चल रहा होगा। सभी लोग एक बार लाइव आ जाएंगे ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर सके। जल्दी से आप सभी सेशन के साथ जुड़ जाएंगे। प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी से लाइव आ जाएंगे। फटाफट एक बार लाइव आ जाइए सभी लोग। अरुण, दुर्गा, सागर, पिंकी, मुस्कान, सभी लोगों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हैं। जल्दी से आप लाइव आएंगे और जहां से हमने कल क्लास को छोड़ा था, मतलब कल का मतलब है जो आपकी लास्ट क्लास हुई थी, उस लास्ट क्लास में प्यारे बच्चों मैं आपको पढ़ा रही थी ब्रिटेन में इलेक्शन। ठीक है, मैं आपको क्या पढ़ा रही थी? मैं आपको पढ़ा रही थी ब्रिटेन में इलेक्शंस करा रही थी मैं। और ब्रिटेन में इलेक्शंस कब हुए थे? तो मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन में निर्वाचन कराए जा रहे थे। और मैं आपको ये सब बता चुकी थी कि ब्रिटेन में निर्वाचन किस हाउस के हो रहे थे, ठीक है, निर्वाचन कैसे हो रहे थे, ये सब चीजें मैंने प्यारे बच्चों आपको लास्ट क्लास के अंदर बताई थी। आपको इन सारे प्रश्नों का उत्तर पता होगा कि निर्वाचन किस हाउस के होने थे, निर्वाचन जो है आपके जो है कैसे कराए जा रहे थे, ये सब मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब जब ये निर्वाचन हुए तो निर्वाचन आपको पता है कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि 1945 में ब्रिटेन में इलेक्शन हुए। और प्यारे बच्चों, जब ये इलेक्शन हुए, जब ये निर्वाचन हुए 1945 में, तो यहां पर क्या हुआ कि आपके जो न्यू पीएम ऑफ ब्रिटेन, लिखिएगा जरा, न्यू पीएम ऑफ ब्रिटेन, न्यू पीएम ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री, क्या लिखेंगे? ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री, ये कौन बने हैं प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे कि अब ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री जो बने हैं उनका नाम है क्लीमेंट एटली। क्या नाम था इसका? क्लीमेंट एटली। यानी कि विंस्टन चर्चिल को यहां से आपके पीएम के पद से हटा दिया गया जनता के द्वारा, क्योंकि ब्रिटेन की जो जनता है, वो ब्रिटेन की जनता की अगर हम बात करेंगे तो वो नाराज है विंस्टन चर्चिल से। और वो नाराज क्यों है? क्योंकि मैम विंस्टन चर्चिल ने द्वितीय विश्व युद्ध में ऐसे डिसीजंस लिए थे जिससे वो नाराज थी। बिल्कुल सही बात है, सही बोल रहे हैं बच्चे। हाउस ऑफ कॉमन्स के इलेक्शंस हुए हैं, बिल्कुल सही बोला है आपने। ठीक है, अब आप देखिएगा आगे। अगर मैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली जो कि नए प्रधानमंत्री बने हैं इलेक्शन के बाद, ठीक है, ये नए प्रधानमंत्री बने हैं। और ये क्लीमेंट एटली किस पार्टी से थे? तो प्यारे बच्चों, लेबर पार्टी से। किस पार्टी से थे? लेबर पार्टी से थे। लेबर पार्टी से, यानी लेबर पार्टी की इस बार सरकार बनी ब्रिटेन में। और कौन थे यहां पर? क्लीमेंट एटली। नए प्रधानमंत्री किस किस हाउस के इलेक्शन हुए थे? हाउस ऑफ कॉमन्स के। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्लीज पढ़ने पर फोकस करेंगे, कमेंट्स पर नहीं। आप जितना ज्यादा कमेंट्स पर फोकस करेंगे, कमेंट करने पर फोकस करेंगे, उतनी ही एनर्जी आपकी एक तो सीधा कमेंट पर जाकर लगेगी, और जितना आप कॉपी में पेन चलाएंगे, जितना आप बोर्ड की तरफ फोकस करेंगे, उतना ही चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, आगे देखिएगा। यहाँ पे जब हम यहाँ पे बात करते हैं, अब ये नए प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री बनने के बाद अगर हम बात करेंगे, थोड़ा सा रुकेंगे 1 मिनट के लिए। अगर हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री बनने के बाद इन्होंने जो है इन्होंने जो है क्या किया, सबसे पहला काम क्या किया? तो प्यारे बच्चे, जैसे ही ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, ये गए प्यारे बच्चे 14 मार्च 1946, ठीक है, 14 मार्च 1946 को हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स में गए। और यहां जाकर, और यहां जाकर हाउस ऑफ कॉमन्स में गए, और यहां जाकर, बड़ा बड़ा लिख रही हूं अब मैं, और यहां जाकर भारतीयों की स्वतंत्रता,
भारतीयों की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंसी ऑफ इंडियंस, इंडिपेंडेंसी ऑफ इंडियंस, भारतीयों के स्वतंत्रता के अधिकार की घोषणा की, अधिकार की घोषणा की। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स में गए और यहां जाकर उन्होंने क्या किया प्यारे बच्चों, भारतीय की, जो भारतीय हैं, भारतीयों की स्वतंत्रता के अधिकार की घोषणा की, डिक्लेयर किया कि भारतीयों को भी अधिकार है स्वतंत्र होने का। जिन बच्चों को बहुत फास्ट पढ़ना है वो रिकॉर्डेड वीडियो देख लें, क्योंकि मैं फास्ट नहीं पढ़ाऊंगी। आप इतने सेल्फिश ना बने कि आप केवल अपने बारे में सोचें। जी हाँ, ये पॉलिटी आपके लिए ऑल कॉम्पिटेटिव वनडे एग्जाम्स में काम आएगी, वनडे एग्जाम्स में। ठीक है, अब पढ़ लीजिए, मैं कमेंट्स नहीं लूंगी क्योंकि कमेंट्स लेने में फिर बहुत टाइम निकल जाता है। अब जब इन्होंने प्यारे बच्चों ये कहा कि जो इंडियंस हैं उनको भी इंडिपेंडेंट होने का राइट है, उनको भी स्वतंत्र होने का अधिकार है। ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने भारतीयों की स्वतंत्रता की बात कही। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, भारतीयों की स्वतंत्रता की बात कही। हाउस ऑफ कॉमन्स का हिंदी भी हाउस ऑफ कॉमन्स ही होता है, जैसे लोकसभा को लोकसभा कहते हैं, इसे ऐसे ही आपके हाउस ऑफ कॉमन्स को भी हाउस ऑफ कॉमन्स ही कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इन्होंने प्यारे बच्चे जब घोषणा की तो इन्होंने इसके लिए एक प्लान बनाया। इन्होंने कहा कि मैं भारतीयों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए एक भेजूंगा कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन भेजूंगा, और इस कैबिनेट मिशन के बारे में अब मैं आपको पढ़ाऊंगी। इंग्लिश में भी इसको बोलेंगे कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन इसको बोलेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों सेम रहेंगी, कैबिनेट मिशन। अब ये कैबिनेट मिशन क्यों भेजा जा रहा है, एक किस उद्देश्य के साथ भेजा जा रहा है, ये सब मैं आपको अगली स्लाइड पर बताऊंगी। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आप जल्दी से मुझे बताएं कि यहां तक की बात समझ आई कि ब्रिटेन में इलेक्शन हुए, इलेक्शन में आपकी लेबर पार्टी की सरकार बनी, लेबर पार्टी के नेता प्यारे बच्चे आपके क्लीमेंट एटली थे, और क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में गए 14 मार्च 1946 को, और वहां जाकर कहा 1945 या 1946, बेटा 45 में इलेक्शन हुए, 46 में इन्होंने ये अनाउंसमेंट की है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे हम अगर बात करेंगे तो अब आपकी हेडिंग क्या है, नेक्स्ट स्लाइड पर भी आप क्या लिखेंगे, कैबिनेट मिशन। अब कैबिनेट मिशन से पूछे जाने वाले प्रश्न, पहला, कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो 24 मार्च 1946 को भारत, यानी कि भारत में कहां पर, दिल्ली आया, दिल्ली आया। ठीक है, लिखिएगा, कैबिनेट मिशन केम टू दिल्ली, केम टू दिल्ली on 24th of March, came to Delhi on 24th of March 1946। ठीक है, ये 24 मार्च 1946 को प्यारे बच्चे दिल्ली में आया। उसके बाद जब ये दिल्ली में आया तो आपको मैं बता दूं, अगर कोई भी मिशन बनता है, कोई भी समिति बनती है, तो उसमें जरूर एक अध्यक्ष होते हैं। तो इसके अध्यक्ष का नाम क्या है, इसके चेयरमैन का नाम क्या है, तो आप लिखेंगे इसके अध्यक्ष या चेयरमैन का नाम है, लिखिएगा ध्यान से, जिसे हम कहेंगे पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस। ठीक है, उसके बाद
अगर हम बात करेंगे अन्य सदस्य, अदर मेंबर्स कौन थे इसमें? अदर मेंबर्स, तो आप लिखेंगे एक का नाम, फर्स्ट इज ए बी एलेक्जेंडर, ए बी एलेक्जेंडर। और प्यारे बच्चे दूसरा लिखना स्टैफोर्ड क्रिप्स। देखो स्टैफोर्ड क्रिप्स क्रिप्स मिशन में अध्यक्ष बनकर आया था, लेकिन इस मिशन के अंदर प्यारे बच्चे वो सदस्य बनकर आया है। ध्यान से सुनते रहना, क्योंकि क्लास एंड करने से 5 मिनट पहले मैं क्वेश्चन पूछूंगी, कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन रहेंगे, और आप फिर क्या करेंगे, उन क्वेश्चंस का आंसर देंगे। और अगर आप आंसर दे पा रहे हैं, इसका मतलब आपने चीजों को अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न, जब ये मिशन भारत आया तो ब्रिटेन का पीएम कौन था? मैंने अभी बताया, ब्रिटेन का पीएम या पीएम ऑफ ब्रिटेन, पीएम ऑफ ब्रिटेन, तो आप कहेंगे उनका नाम है क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली। फिर अगला क्वेश्चन, ये जो मिशन है जब ये भारत आया तो इस समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय लिखेंगे वायसराय ऑफ इंडिया। बदल चुका है, अब बन चुका है वेवेल। ठीक है, भारत का वायसराय। अब बात आती है कि ये जो कैबिनेट मिशन आया है भारत में, इस मिशन का आखिर उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यानी कि किस मोटो के साथ ये भारत में आया है? तो पहला लिखिएगा संविधान सभा का निर्माण, संविधान सभा का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और दूसरा उद्देश्य लिखिएगा, दूसरा उद्देश्य है अंतरिम सरकार का निर्माण, अंतरिम सरकार का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। ये सारे प्यारे बच्चे कैबिनेट मिशन से आने वाले क्वेश्चन हैं कि कैबिनेट मिशन को भारत में किसने भेजा था, कैबिनेट मिशन भारत में जब आया तो किस डेट को आया और कहां पर आया। तो आप कहेंगे कि जब ये मिशन भारत में आया तो दिल्ली में आया, और ये किस डेट को आया? 24 मार्च 1946 को। फिर इस मिशन का अध्यक्ष कौन था, इस मिशन में सदस्य कौन था, इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, और इस समय आपसे पूछा जाएगा कि आपका भारत का वायसराय कौन था। साथ साथ इस मिशन का भारत में आने का क्या उद्देश्य था। तो प्यारे बच्चों, अब जो इसके उद्देश्य हैं, जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम उन पर बात करेंगे, जिसमें पहले हम बात करेंगे अंतरिम सरकार की, कि आखिर अंतरिम सरकार जो है वो कहां से आई है। जिसको दिखाई नहीं दे रहा वो ध्यान से बोर्ड की तरफ देखे कि एक एक चीज इंग्लिश में लिखी हुई है। उसके बाद भी अगर आप ये बोल रहे हो कि भाई आप इंग्लिश में लिखो, इसका मतलब आपका दिमाग बोर्ड पे नहीं है, सिर्फ कमेंट पे है। जरा ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहां इसको इंग्लिश ही कहते हैं, हर चीज इंग्लिश में लिखी हुई है, उसके बाद भी कह रहे हो कि इंग्लिश में लिखो। वायसराय क्या होता है? चलो अब पहले वायसराय समझ लो।
लेकिन वायसराय समझने के लिए थोड़ा पेशेंस रखना, क्योंकि समझ में आएगा, समझ में तब आएगा जब आप फोकस्ड होकर सुनोगे। देखो, आपको अच्छे से पता है कि आपकी एक अंग्रेजी कंपनी आई थी भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये कंपनी क्या करने आई थी भारत? तो आपको अजीत सर ने बताया होगा कि ये केवल व्यापार करने भारत में आई थी, ये ट्रेड करने के लिए भारत में आई थी, वो व्यापार करने के लिए भारत में आई थी। लेकिन प्यारे प्यारे बच्चों, व्यापार करते करते बेटा एक एक चीज समझो, अंतरिम सरकार समझाऊंगी, अब पहले वायसराय समझ लो, ठीक है? अब देखिएगा यहां पर भारत में ये क्या करने आई थी? ओनली फॉर ट्रेड, केवल व्यापार के लिए भारत आई थी, और जब इसका उद्देश्य व्यापार करना था। लेकिन प्यारे बच्चों, आपने सुना होगा 1764 का बक्सर का युद्ध, अजीत सर ने बताया होगा 1764 का बक्सर का युद्ध, यानी कि वॉर ऑफ बक्सर, वॉर ऑफ बक्सर, ये आपका होता है 22 अक्टूबर या 23 अक्टूबर 1764 को। और जब ये युद्ध होता है प्यारे बच्चे, तो क्या होता है? आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की स्थापना, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर अपना शासन स्थापित कर लेती है। वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो केवल भारत में व्यापार करने आई थी, ये क्या कर लेती है? तो आप कहेंगे कि आपका यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी शासन शुरू करती है, और शासन की शुरुआत कहां से होती है? तो प्यारे बच्चे बंगाल से होती है। बंगाल से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना शासन स्थापित करती है, और जब बंगाल में अपना शासन शुरू करती है, तो इस बंगाल को हैंडल करने के लिए एक गवर्नर लेकर आती है। क्या लेकर आती है? गवर्नर। सबसे पहले एक पद आपका आता है जिसको आप कहते हो गवर्नर, और ये गवर्नर क्या करता था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल से अपने शासन को स्थापित कर लिया था, बंगाल में अपने शासन को स्थापित किया था, और स्थापित करने के बाद वहां पर एक गवर्नर की नियुक्ति की। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल तक सीमित रहने वाली नहीं थी, और यहां पर जब रहने वाली नहीं थी सीमित, तो इसने बंगाल के बाद फिर प्यारे बच्चे बंबई और मद्रास, इसको भी क्या कर दिया? इन दोनों को भी बंगाल के अधीन। तो अब गवर्नर का काम बढ़ा, यानी अब तक जो गवर्नर केवल बंगाल को देखता था, वो अब बंबई और मद्रास को भी देखेगा। तो जब इसका काम बढ़ा, तो इसका नाम चेंज हो गया, और नाम चेंज करके कर दिया बंगाल का गवर्नर जनरल। अभी तक था केवल बंगाल का गवर्नर, केवल क्या था? बंगाल का गवर्नर। अब कर दिया बंगाल का गवर्नर जनरल। लिखिएगा इंग्लिश में, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है? ये यहां पर कर दिया। अब प्यारे प्यारे बच्चों, यहां पे 3 जगह तक चीजें हुई। पहले बंगाल का था तो बंगाल का गवर्नर, अब बंगाल के साथ मद्रास और बंबई को भी लेके आ गए, तो अब बन गया बंगाल का गवर्नर जनरल। जैसे जैसे इसका काम बदलेगा, वैसे वैसे प्यारे बच्चे इसका नाम बदलेगा। तो इसने क्या किया? यहां पे ये बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया, ठीक है? बंगाल का क्या हो गया? ये गवर्नर जनरल। आपको पूरा दिख रहा है? ये बताओ मुझे, पहले मुझे ये बताओ कि आपको दिख रहा है? जल्दी बताएंगे। ये आपको पूरा दिख रहा है या कट रहा है? मुझे जल्दी से एक बात बताएंगे, जल्दी से। मैं कुछ पूछ रही हूं, आप कुछ सुन ही नहीं रहे हैं, आंसर ही नहीं कर रहे। बेटा जो टीचर पूछ रहा है प्लीज, दिख रहा है पूरा? ठीक है, अब आगे देखिए, यहां पर ये हुआ। अब आगे देखना है आपको कि यहां पे अब क्या हुआ। फिर आगे चलकर अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कहा? अब पूरे भारत पर शासन,
और जब पूरे भारत पर शासन स्थापित किया फिर से इसका नाम चेंज किया। देखो, बंगाल का गवर्नर जनरल बना ये 1773 के अधिनियम से, एक्ट ऑफ 1773। अब इसका शासन भारत में हो गया तो अब इसको कहेंगे भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जनरल ऑफ इंडिया। और ये बना आपका 1833 के अधिनियम से। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस एक्ट से कौन बना था। ठीक है प्यारे बच्चे, आगे सुनिए। आगे अब यहां पे आप देख रहे हैं कि पहले केवल बंगाल, फिर बंगाल से बंबई और मद्रास भी, और फिर पूरे भारत में, यानी कि लगातार इसकी शक्तियां बढ़ रही हैं। और बेटे, जब किसी की शक्तियां लगातार बढ़ती हैं, जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है तो वो तानाशाह हो जाता है, वो व्यक्ति तानाशाह हो जाता है। और जब तानाशाह होता है तो गलत डिसीजन लेता है। तो कुछ ऐसा ही हाल था गवर्नर जनरल, जो भारत का गवर्नर जनरल बन चुका था। इसकी वजह से क्या हुआ, 1857 का विद्रोह। पढ़ाया होगा आपको अजीत सर ने, 1857 के विद्रोह में आपके जो सैनिक थे, इस गवर्नर जनरल ने ऐसी पॉलिसी बनाई, ऐसी नीतियां बनाई कि लोगों ने विद्रोह कर दिया, हमारे भारतीयों ने विद्रोह कर दिया। और जब विद्रोह हुआ प्यारे बच्चे, तो ऐसा विद्रोह वापस भविष्य में ना हो, इसके लिए इस विद्रोह के बाद, इस विद्रोह के बाद क्या किया गया, लाया गया 1858 का अधिनियम, एक्ट ऑफ 1858 आया। और प्यारे बच्चे, अब इस गवर्नर जनरल को इस एक्ट के अकॉर्डिंग कहा जाने लगा भारत का वायसराय। यानी अब तक जिस गवर्नर जनरल की शक्तियां बढ़ रही थीं, उस गवर्नर जनरल की शक्तियों को कम किया गया और भारत का वायसराय, इसको नाम दे दिया गया। और ये कहा गया कि ये अब भारत में केवल और केवल ब्रिटिश प्रतिनिधि है। अब तक इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं था। ये जो पॉलिसी बनाता, जो नीतियां बनाता, वो सब मान्य होती। लेकिन अब इसके सर पर हम एक व्यक्ति को बिठाएंगे और उस व्यक्ति का नाम होगा भारत सचिव। ये भारत सचिव का पद प्यारे बच्चे, यानी कि सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, भारत सचिव का पद और भारत का वायसराय, ये दोनों ही पद 1858 के अधिनियम में बनाए गए। कहा गया कि इस वायसराय पे कोई कंट्रोल करने वाला नहीं था, लेकिन अब है, अब है, और वो है भारत का वायसराय। लेकिन ध्यान, सॉरी, भारत का सचिव। लेकिन ध्यान रखना कि इसका नाम भारत सचिव तो है, इस पद का नाम भारत सचिव तो है, लेकिन ये कौन है, अंग्रेज। ये भारत का वायसराय तो है, लेकिन कौन बैठा है, अंग्रेज। यानी कि अब वायसराय भारत में जो भी काम करेगा वो इस भारत सचिव की परमिशन से करेगा। अब आपका जो भी वायसराय भारत में काम करेगा, पहले उसे इससे पूछना होगा, जनाब क्या मैं ऐसा कर सकता हूं। जब भारत सचिव कहेगा कि जी हां आप ऐसा कर सकते हो, तभी वायसराय कुछ करेगा, वरना नहीं करेगा। यानी कि जिसकी शक्तियां लगातार बढ़ रही थी, 1858 के अधिनियम में उसे कंट्रोल कर लिया। और कंट्रोल करने के लिए क्या बनाया, भारत सचिव। और इस भारत सचिव के ऊपर कौन था, महारानी, ब्रिटेन की महारानी थी। यानी कि वायसराय किससे पूछेगा, भारत सचिव से। भारत सचिव किससे पूछेगा, तो आप कहोगे कि महारानी से। यानी तीनों को कंट्रोल करने के लिए यहां पर
एक दूसरे के सर पर बिठा दिया गया ताकि कोई तानाशाह ना हो। बेटा अगर कमेंट नहीं करोगे और क्लास को सुनोगे तो आपको अभी मैंने बताया कि भारत सचिव भी अंग्रेज हुआ करता था जो लंदन में बैठता था। भारत का वायसराय ये भारत में ही काम करता था लेकिन इस पद पर भी अंग्रेज ही था। यानी वायसराय किस अधिनियम के द्वारा बना? 1858। भारत सचिव का पद किस अधिनियम से बना? 1858। और ये इसलिए किया गया कि जो विद्रोह अब हुआ है इसके बाद ये विद्रोह कभी भी नहीं होना चाहिए। तो ये था आपका वायसराय। अब आप इसको एक ऐसे समझ सकते हो कि आप एक एक लिखो नाम ए, यहां पर इसके नाम के आगे लिखो भारत का वायसराय। ध्यान से सुनना, भारत का वायसराय। फिर एक नाम लिखो बी और इसके नीचे लिखो भारत सचिव। और फिर उसके बाद एक पद का नाम लिखो सी और इसके नीचे लिखो ब्रिटेन की महारानी, क्वीन ऑफ ब्रिटेन। अब यहां पे क्या साइकिल बनाई? देखो ध्यान से, साइकिल बनाई कि ये जो है इन पर इनका कंट्रोल रहेगा। यानी कि भारत सचिव को कौन कंट्रोल करेगा? ब्रिटेन की महारानी। और इसको कौन कंट्रोल करेगा? इसको कंट्रोल करेगा भारत सचिव। यानी कि भैया ये तो इनसे पूछेंगे और ये इनसे पूछेंगे। अब भारत का वायसराय कौन है? तो ये भी अंग्रेज हुआ करता था। आपका भारत सचिव कौन है? अंग्रेज हुआ करता था। और प्यारे बच्चे ये लंदन में बैठता था, लंदन में, ठीक है। और ये ब्रिटेन की महारानी है, जैसे आपके यहां राष्ट्रपति हैं। तो 1858 के अधिनियम ने क्या कर लिया? यहां पे आपको पूरा बता दिया कि क्या तरीका है। पहले खुद ही पूछ रहे हो कि वायसराय क्या होता है, अब मैं बता रही हूं तो बोल रहे हो इतना डीप मत पढ़ाओ। बेटा पहले दिमाग को सेट कर लो कि आप शब्दों को जानना चाहते हो या नहीं। अगर आप नहीं जानना चाहते तो पूछा मत करो, और पूछते हो तो फिर सुनने की हिम्मत रखा करो। आपको ये सब नहीं लिखना है, ये सबसे आपका कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है कि वायसराय किसे कहते हैं। आपको पढ़ना क्या है? आपको पढ़ना ये है, ये। अगर आप पूछोगे तो मुझे बताना पड़ेगा, नहीं बताऊंगी तो आप कमेंट बॉक्स में आप जाकर टेलीग्राम पे टैग करोगे कि आपने बताया नहीं। ठीक है। और जो बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा, उन्हें आएगा भी नहीं, क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर होकर बैठ गए क्लास के अंदर कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इतनी इजी शब्दों में आपको चीजें बताई जा रही हैं, इतने अच्छे से एक एक शब्द का मीनिंग मैं आपको बता रही हूं, उसके बाद भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा बेटा, तो फिर आपकी तरफ से कमी चल रही है। आप रिवीजन नहीं कर रहे, आप क्लास में मेंटली प्रिपेयर होकर बैठे हो। और जब हम अपने दिमाग को प्रिपेयर कर लेंगे तो वो दिमाग वैसे ही काम करेगा। आपको ध्यान से चीजों को समझना है। अब यहां पे भारत का वायसराय, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए। अब आते हैं हम, ये पढ़ना है आपको यहां से। अब ये मिशन किस उद्देश्य से आया है? पहला देखेंगे अंतरिम सरकार। आखिर अंतरिम सरकार क्या है? ठीक है, अंतरिम सरकार किसे कहते हैं? चलिए,
एक मिनट बेटा, मैं चेक करवा रही हूं क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा सा रुकेंगे। एक मिनट रुक जाएंगे, चेक करवा रही हूं मैं। आवाज नहीं आ रही? आवाज तो चल रही है यहां से। अभी ठीक है? अभी आवाज आ रही है, वीडियो क्लियर चल रही है? चलिए, अब आने लगी होगी, अब नहीं कर रही होगी बफरिंग। ठीक है, चलिए, अब कोई इशू नहीं है, पढ़ लेते हैं हम लोग, आगे चलें। अभी सब ठीक है, ओके है, चलो ठीक है। तो अब आपको पढ़ना है अंतरिम सरकार, जो कि कैबिनेट मिशन का उद्देश्य है। तो हम एक हेडिंग देंगे प्यारे प्यारे बच्चों, और उस हेडिंग को हम देंगे, लिखिएगा अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट। ठीक है, अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट। अब देखिए, पहला तो आपको यह समझना चाहिए कि आखिर इंटरिम क्या होता है, आखिर अंतरिम या इंटरिम किसको कहते हैं। तो बहुत फोकस होकर आप सुनेंगे मेरी बातों को, कि यहां पे अंतरिम या फिर इंटरिम ये वर्ड अगर कहीं भी लगा हुआ होता है तो वो चीज प्यारे बच्चे अस्थाई होती है, वो चीज प्यारे बच्चे टेम्पररी होती है, यानी कि वो परमानेंट नहीं होती। यानी कैबिनेट मिशन ये चाहता था कि भारत में एक ऐसी सरकार बन जाए, कब तक के लिए? जब तक एक परमानेंट गवर्नमेंट नहीं बनती, तब तक के लिए एक ऐसी सरकार बन जाए जो कि तब तक काम करे जब तक एक स्थायी सरकार नहीं बनती। तो प्यारे बच्चों, एक स्थायी सरकार बनाने की कोशिश करेगा आपका कैबिनेट मिशन, और इस उद्देश्य के साथ ये भारत आया है कि ये जो कैबिनेट मिशन है, ये आपके इस उद्देश्य के साथ भारत आया है कि एक अस्थायी सरकार बनानी है। और ये सरकार क्या करेगी फिर? ये सरकार एक सरकार की तरह ही काम करेगी, लेकिन तब तक जब तक कि प्यारे बच्चे आपकी जो सरकार है वो स्थायी सरकार नहीं बन जाती। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब अंतरिम सरकार, जब ये सरकार बनानी थी तो इस सरकार को बनाने के लिए कहा गया कि इस सरकार के अंदर आपको मुस्लिम लीग, ध्यान से सुनना, कहा गया था कि आपको मुस्लिम लीग और आईएनसी, इन दोनों से मिलकर एक सरकार बनानी है। और कैबिनेट मिशन इस उद्देश्य को लेकर भारत में आ गया। अब भारत में कौन काम करता है ये बताओ? भारत में ब्रिटिश सरकार की तरफ से कौन काम कर रहा है? आप कहोगे कि भारत में तो ब्रिटिश सरकार की तरफ से मैम यहां पे काम करने वाला व्यक्ति है वायसराय, और वायसराय इस समय कौन है मैम? वो तो वेवेल है। तो ये जब मिशन आया भारत में, तो आपका जो इस मिशन का अध्यक्ष है, जो इस समय भारत सचिव के पद पर भी है, वो बेबेल से बोला भैया सरकार बनानी है। तो बेबेल बोला आप चिंता मत करो, मैं आपका साथ दूंगा, मुझे पता है किससे बात करनी है। तो प्यारे बच्चे, इस सरकार को बनाने के लिए बेबेल सबसे पहले पहुंचे आईएनसी के पास, और आईएनसी की तरफ से उन्होंने बात की नेहरू जी से। और नेहरू जी से जब उन्होंने बात की तो नेहरू जी ने कहा कि जी बिल्कुल, हम आपकी सरकार में शामिल होने के लिए तैयार हैं। फिर आपका पहुंचे बेबेल मुस्लिम लीग के पास, तो मुस्लिम लीग ने कहा कि भैया हम नहीं होंगे तैयार, क्योंकि आपने हमारी पाकिस्तान की मांग नहीं मानी। यानी मुस्लिम लीग इसमें शुरू में शामिल नहीं होती है और आईएनसी इसमें शामिल होती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अब अंतरिम सरकार से आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न क्या क्या हैं? पहला, अंतरिम सरकार का निमंत्रण किसको दिया गया? इनविटेशन। तो मैं आपको बता दूं
कि ये इनविटेशन प्यारे बच्चे दिया गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये किसके लिए इनवाइट किया है? अंतरिम सरकार को बनाने के लिए, अंतरिम सरकार को बनाने के लिए नेहरू जी को इनवाइट किया। क्यों मैम? मुस्लिम लीग के नेता को क्यों नहीं किया? क्योंकि मुस्लिम लीग ने मना कर दिया कि मेरी पाकिस्तान की बात आपने नहीं मानी है, मैं सरकार में शामिल नहीं होंगी। ठीक है, इन्होंने इनविटेशन दिया। किसने दिया इनविटेशन? बेबेल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को इनविटेशन दिया कि आओ और हम सरकार बनाएंगे। फिर बेबेल ने प्यारे बच्चे घोषणा की सरकार की, यानी सरकार की अनाउंसमेंट की, और अनाउंसमेंट की गई 24 अगस्त 1946, 24 अगस्त 1946 को इंटरिम सरकार की घोषणा की गई। फिर इस सरकार का जो गठन है, यानी कि जो फॉर्मेशन है, वो कब हुआ? तो आप कहेंगे 2 सितंबर 1946, 2 सितंबर 1946। फिर आपकी जो ये सरकार है, इस सरकार में अध्यक्ष कौन था, या हम कहेंगे सभापति कौन था? तो आप कहेंगे कि यहां पर चेयरमैन वो था प्यारे बच्चे वेवेल। फिर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, उपसभापति कौन था? वाइस चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, और वो थे प्यारे बच्चे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इस समय इसमें कितने सदस्य थे? तो सदस्य थे प्यारे बच्चों, सदस्य थे, मेंबर्स थे इस समय 2 सितंबर 1946 तक 13। यानी अंतरिम सरकार के गठन के समय इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? 13 है। ठीक है, 13 सदस्य इसमें शामिल हैं। लेकिन बेबेल के दिमाग में एक चीज अभी चल रही है कि उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है, हमें मुस्लिम लीग को भी इस सरकार में शामिल करना होगा। तो बेबेल लगातार प्रयास करते हैं कि मुस्लिम लीग को इसमें शामिल किया जाए, और बेबेल लगातार प्रयास करते रहते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग भी उधर सोच रही होती है कि कौन सा सरकार के बाहर रहकर मुझे यहां पर, कौन सा सरकार के बाहर रहकर, ठीक है, कौन सा सरकार के बाहर रहकर मुझे पाकिस्तान मिल रहा है, तो क्यों ना मैं सरकार के अंदर चली जाऊं और सरकार के अंदर शामिल होकर, मैं सरकार के अंदर शामिल होकर कांग्रेस को काम ही नहीं करने दूंगी, तो मेरी बात मानी जाएगी। ठीक है, मेरी बात मानी जाएगी। तो अब क्या होता है, यहां पे ध्यान से और अच्छे से लिखिएगा, 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग सरकार में शामिल हुई, सरकार में शामिल, और लिखना बेबेल के प्रयासों से, बेबेल के प्रयासों से। अब प्यारे बच्चे, जब ये शामिल हुई है, जब इसने अपना पार्टिसिपेशन यहां किया है, तो इसके मेंबर्स भी शामिल होंगे। जी मैम, बिल्कुल होंगे। तो आप लिखेंगे कि इसमें आपके टोटल जो मेंबर हैं वो 15 ही हो सकते थे। तो क्या किया गया, 5 मेंबर्स कहां से आए? मुस्लिम लीग से, मुस्लिम लीग। लेकिन मैम 5 और 13 तो 18 हो गए,
आप तो कह रही हैं कि 15 होंगे। तो प्यारे बच्चे 5 शामिल करने से पहले किया गया 13 माइनस 3, तो कितने बच गए 10। अब यहां पे 10 प्लस 5 कितने हो गए, तो आप कहेंगे कुल सदस्य हो गए मैम 15। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि अंतरिम सरकार में कुल सदस्यों की संख्या 15, यानी कि इसमें एक सभापति, एक उपसभापति, 5 मुस्लिम लीग के सदस्य और बाकी आईएनसी के सदस्यों से मिलकर बनी है प्यारे बच्चे आपकी अंतरिम सरकार। और इस अंतरिम सरकार की अगर हम बात करते हैं तो इसका अंत कब हुआ, यानी कि ये एंड कब हो गई थी, ये आपकी एंड हुई थी 15 अगस्त 1947 को, जब आपका भारत देश आजाद हुआ। क्योंकि आपकी मुस्लिम लीग ने इस सरकार को कभी काम ही नहीं करने दिया। वो उद्देश्य के साथ, उसका उद्देश्य क्या था कि मुझे आपकी आईएनसी को काम नहीं करने देना, और अगर मैं ऐसा करूंगी तो मुझे पाकिस्तान मिल जाएगा, और मुस्लिम लीग ने वैसा ही किया। और 14 अगस्त 1947 को भारत से अलग पाकिस्तान बनाया, और 15 अगस्त 1947 को प्यारे बच्चे ये आपकी सरकार खत्म हो गई। भारत की आजादी के साथ इस सरकार को समाप्त कर दिया गया, खत्म हो गई ये सरकार। और आपको एक और चीज बता दूं कि ये एक ऐसी सरकार बनी थी, जो सरकार तो एक थी लेकिन इसके नेता दो थे। दो नेता कौन कौन से, मुस्लिम लीग और आईएनसी, यानी दो प्रधानमंत्री। आप ही बताओ, क्या कभी ऐसी कोई सरकार, कभी कोई ऐसी सरकार बन सकती है या चल सकती है जिसके दो प्रधानमंत्री हो? कभी नहीं। तो ये ऐसी ही सरकार थी। ठीक है, अब देखिए अंतरिम सरकार यानी कि जो कैबिनेट मिशन आया, इस कैबिनेट मिशन ने अपना पहला यहां पे जो काम था वो देखा। अब दूसरा काम क्या है, संविधान सभा का निर्माण। अब हम थोड़ा लेंगे पीडीएफ की हेल्प। ठीक है, पीडीएफ की हेल्प लेंगे, लेकिन उसके पहले लिखेंगे, ठीक है, अब हम लिखेंगे यहां पर संविधान सभा का निर्माण। दूसरे उद्देश्य की तरफ चलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बेटा ये पूरा प्लान लेकर आया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनेगी। तो इसने कहा पहला कि संविधान सभा बनाने के लिए निर्वाचन होंगे, इलेक्शन करवाए जाएंगे। और ये जो इलेक्शन होंगे वो कैसे, तो आप कहेंगे इनडायरेक्ट इलेक्शन। इसने कहा कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन होंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूंगी कि संविधान सभा के लिए कैसे इलेक्शन हुए थे, तो आप कहोगे इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे मैम, अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुए थे। और अब मैं आपसे पूछूंगी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन में कौन वोटिंग देता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन में कौन वोटिंग देता है, जल्दी से बताएं। फिर इससे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि आप ये बताओ कि संविधान सभा में कुल सदस्य कितने होंगे, कुल सदस्य यानी सॉरी कुल सीटें कितनी होंगी जिन पर इलेक्शन होगा, कुल सीटें यानी कि टोटल सीट्स कितनी होंगी। तो इसने कहा कि टोटल सीट्स होंगी 389। और प्यारे बच्चों ध्यान रखना, यहां में एक नोट डाल के लिख लेना, सीटों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर, सीटों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर
determined of seats on the basis of population, on the basis of population, जनसंख्या के आधार पर होता है। तो उस समय भारत की जितनी जनसंख्या थी, एमपी एमएलए, जिन बच्चों ने आंसर किया है इनडायरेक्ट इलेक्शन में वोट करते हैं, बिल्कुल सही। तो प्यारे बच्चे, इस टाइम पे एमपी तो थे नहीं, केवल कौन था? एमएलए थे। केवल कौन था? एमएलए। तो यहां पर कौन मतदाता होगा? तो मैंने आपको बताया था यहां पर कौन वोटर्स होगा। तो इस समय आपका जो भारत है, उस समय आपके प्रांत यानी कि जो प्रोविंस हैं, उनमें हुआ करते थे आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली। तो उन लेजिस्लेटिव असेंबली के जो एमएलए हैं, तो मतदाता कौन होगा? लिखिएगा जरा। मतदाता होंगे एमएलएस ऑफ प्रोविंस। हिंदी में लिखिएगा प्रांतों के विधायक, क्योंकि इस समय केवल एमएलए थे, आपके एमपी नहीं थे। ये यहां पर वोट देंगे प्रांतों के विधायक, क्योंकि एमपी प्यारे बच्चे इस समय पर नहीं है। ठीक है। अब यहां पे सीटें कितनी हैं? 389। अब पूछा गया एक प्रतिनिधि, एक रिप्रेजेंटेटिव जो होगा इस इलेक्शन में, वो कितनी जनसंख्या के बराबर होगा? तो कहा गया कि एक प्रतिनिधि पर 10 लाख जनसंख्या होगी। 10 लाख पॉपुलेशन ऑन वन रिप्रेजेंटेटिव। 10 लाख पॉपुलेशन ऑन वन रिप्रेजेंटेटिव, एक प्रतिनिधि पे 10 लाख जनसंख्या, और उसी के हिसाब से कुल सीटें कितनी बनी? 389। यानी एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या का रिप्रेजेंटेशन करेगा? कितनी जनसंख्या के बराबर होगा? 10 लाख लोगों के। और कितनी सीटें हैं? 389। और प्यारे बच्चे, जब इलेक्शन होता है तो उसके पहले क्या किया जाता है? सीटों का विभाजन। क्या किया जाएगा? सीटों का विभाजन। तो देखिएगा यहां पर उस समय का भारत। अब लिखिएगा 4th पॉइंट, सीटों का विभाजन। सीटों का विभाजन, डिवीजन ऑफ सीट्स, डिवीजन ऑफ सीट्स। अब कितनी सीट्स हैं? 389। इनका डिवीजन करो, अगली स्लाइड पे करो। 389। कैसा था आपका भारत? इसमें पहले थे ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रोविंस, और क्या था इसमें? चीफ कमिश्नरी प्रांत। कितने प्रोविंस थे? 11। चीफ कमिश्नरी प्रोविंस, चीफ कमिश्नरी प्रोविंस। ठीक है। और एक हुआ करते थे देसी रियासतें। आप यहां लिखेंगे सीटों का विभाजन जनसंख्या के आधार पर। सीटों का विभाजन भी क्या होता है? बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। डिवीजन ऑफ सीट्स, इसका आधार क्या होता है? तो यहां पर भी आधार होता है जनसंख्या। जनसंख्या के आधार पर, बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, जिस राज्य में जितनी ज्यादा जनसंख्या, उस राज्य में उतनी सीटें। तो अब देखो, जनसंख्या के हिसाब से
इनको मिली है आपकी 292 सीट्स, इनको मिली है 4 सीट्स। कितने थे ये लिखिएगा, नाम पूछ लिया जाता है इनका। प्रोविंस का चीफ कमिश्नरी दिल्ली, अजमेर मारवाड़, कुर्ग, और प्यारे बच्चे आज जो पाकिस्तान का हिस्सा है उस समय भारत का ही था, बलूचिस्तान। और देसी रियासतों को कितनी दे दी गई, आप कहेंगे 93। आप ऐड कर लो 292 और आपकी 93 और आपकी 4, तो 4 और 2 6 3 9 9 9 18 और 1 389। डिवीजन हो गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं आपसे इतना, यहां डिवीजन हो गया, अब यहां से आगे पढ़ाऊंगी, इलेक्शन करवाऊंगी कल। लेकिन आप अभी मुझे आज कुछ प्रश्नों के उत्तर देंगे जो कि मैं बोर्ड पे लिखती हूं, आप इससे जज कर पाएंगे कि आपको कितनी चीजें याद हुई। पहला क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन अध्यक्ष, क्रिप्स मिशन का अध्यक्ष कौन था, रिवीजन करेंगे फटाफट। दूसरा क्वेश्चन, अगस्त प्रस्ताव कब आया। तीसरा क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष। चौथा क्वेश्चन, व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ। ठीक है, और उसके बाद जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। स्टैफोर्ड क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है, स्टैफोर्ड क्रिप्स, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, अगस्त प्रस्ताव कब आया, अगस्त प्रस्ताव कब आया, अगस्त प्रस्ताव की डेट बताइए। बहुत बढ़िया, 8 अगस्त 1940। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष बताओ, व्यक्तिगत सत्याग्रह, और बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिम सरकार का गठन, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, अंतरिम सरकार के उपसभापति, अंतरिम सरकार के उपसभापति। इतना बताओ, फिर बाकी के कल पूछूंगी। बहुत बढ़िया। अगला, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, जल्दी बताइए। ये आपको बता रहे क्वेश्चंस कि आपको समझ में आया या नहीं। अगर आप आंसर कर पा रहे हो तो समझ में आया, और नहीं कर पा रहे हो तो आपको दोबारा से चीजों को पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सही है, अंतरिम सरकार का गठन सही है। चलो, 2 सितंबर 1946। और अंतरिम सरकार में उपसभापति पंडित नेहरू जी, सही है, पंडित नेहरू, ठीक है। और यहां पर कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946। और नेक्स्ट, व्यक्तिगत सत्याग्रह मैंने आपसे पूछा था, लास्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह बताइए जो पवनार आश्रम महाराष्ट्र से शुरू किया गया था। 17, बताइए जल्दी से, बिल्कुल सही बोल रहे हो, 17 अक्टूबर 1940। ये आपका आज का रिवीजन था। इस तरीके से आप भी खुद से रिवीजन कर सकते हैं, और बाकी क्वेश्चन मैं कल पूछूंगी, इसी तरीके से रिवीजन करवाऊंगी। और एवरी वीकेंड जितना पढ़ाया जाएगा उतना आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा एवरी वीकेंड। ठीक है, मंडे टू आपकी फ्राइडे या सैटरडे तक क्लासेस चलेंगी, और सैटरडे को ही आपको वर्कशीट मिलेगी।
उसे आप फिर बैठकर प्रैक्टिस करना। पूरे हफ्ते में आप जितना पढ़ोगे उतने क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उस उतने चैप्टर से क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस सारे शामिल किए जाएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो स्माइली कर कर जाना ताकि मुझे आपका रिस्पॉन्स मिल सके, ठीक है। जल्दी से आप लोग जो है स्माइली करके जाएंगे। चलो। इधर